Good morning, students. Welcome, all of you. Students, today we have last lesson of our 6th unit. The most important chapter. ये आपकी 6th यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इसे आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. स्टूडेंट्स, ध्यान से देखने वाली बात है, यानी एक पॉलिसी हमारी आती है 1951 से लेकर 1990 तक. ठीक है. अब जो इस लेसन के अंदर हम करेंगे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 90 कि 1990 के बाद हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है. यानी 91 के अंदर हमने एक नई पॉलिसी लॉन्च की जिसको हमने नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो हमें एक नई पॉलिसी लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस नई पॉलिसी को लॉन्च करने के पीछे हमारा लॉजिक क्या था? ठीक स्टूडेंट्स, पहले हम उसको करेंगे. नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है. फिर हम करेंगे इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, इस नई पॉलिसी के क्या कंपोनेंट थे, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी directed to speed up the pace of growth and development. यानी इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी होती है सेट ऑफ पॉलिसीज जिसके अंदर कई सारे प्लान होते हैं. हम पॉलिसी बनाते क्यों हैं? पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मींस द पेस ऑफ स्पीड अप द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए उसकी गति को बढ़ाने के लिए जो हम पॉलिसी बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे को? 91 के बाद हमने पॉलिसी चेंज की, उसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था पहले, इस बार मतलब कैंसिल हो गया है लास्ट ईयर से. नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, थोड़ा ब्रीफली लेंगे इसको हम लोग. देखो बेटा, 1951 से लेकर 1990 तक आपने पढ़ा, पहले 5 लेसन आपने स्टडी किए. आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 भी रीड की. उस पॉलिसी के अंदर आपने क्या देखा? जितनी भी देश के अंदर इंडस्ट्री लगी थी वो सारी पब्लिक सेक्टर में लगी. प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. मतलब सो मैनी लिमिटेशन थी, यानी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी सारी लिमिटेशन थी, काफी सारे कंट्रोल थे. अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो लाइसेंस, प्रोडक्शन सेक्टर के प्रोडक्शन की मतलब कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस. आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ, एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैरिफ. हर जगह देखो पब्लिक सेक्टर की यूनिट यानी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हर जगह यानी पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट थी. नो डाउट 1980 तक, 1980 तक जो पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग यूनिट थी, इंडस्ट्री थी, वो हमें प्रॉफिट दे रही थी. हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करने में इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. लेकिन 1981 के बाद यही पीएसयू देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक डेड सोशल वेट प्रूव होने लगी, मतलब लॉस दे रही थी. क्यों? पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली की वजह से इनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा था. लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन,
की वजह से ये सेक्टर लॉस में जाने लग गया। जो पहले प्रॉफिट दे रहा था वही सेक्टर हमें लॉस देना स्टार्ट हो गया। क्लियर? फिर हाई फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट घाटा था, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट को पूरे साल में पैसा रिसीव होता है टैक्स के थ्रू या नॉन टैक्स के थ्रू, और टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रिसिप्ट से ज्यादा था, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट की बोरोविंग, उधार बढ़ती जा रही थी। तो जब आपकी उधार बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी कंट्री की रैंकिंग गिरती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का आपकी कंट्री के अंदर फेथ खत्म हो जाता है, वो यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। बीओपी क्राइसिस, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो अपन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेन देन करते हैं, उसका बैलेंस, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमारा नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिसिप्ट थी, जो पैसा आता था वो पेमेंट से काफी कम था। मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव की वजह से जो हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको पता है हर कंट्री को इंटरनेशनल करेंसी का रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारा रिजर्व खाली होता जा रहा था। क्यों? इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, पेमेंट ज्यादा थी, रिसिप्ट कम थी। तो अक्टूबर 90 में एक ऐसा सिचुएशन आ गई कि हमारी गवर्नमेंट को आईएमएफ के पास हमारा गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। इंटरनेशनल एजेंसी ने, फाइनेंशियल एजेंसी ने, बैंकों ने हमें लोन देने से मना कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे कंट्री को बैंकरप्ट घोषित होने वाले थे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कंगाल। और ये हमारे देश को कंगाल घोषित किया जाने वाला था। गल्फ क्राइसिस, उधर से क्या हुआ? जो तेल वाले देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनमें युद्ध छिड़ गया। युद्ध की वजह से जो तेल के कुएं होते हैं, उनके अंदर आग लग गई। आग की वजह से क्या हुआ? तेल की सप्लाई कम होगी और तेल के रेट बढ़ गए। और आपको पता है इंडिया तेल बहुत ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहां भी रेट बढ़ने लगे। ऑयल के रेट बढ़ने से हमारे यहां पर जो इसेंशियल कमोडिटी के प्राइसेस थे वो राइज होने लग गए। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। उधर से पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर की, इंडस्ट्री की पुअर परफॉर्मेंस, लो प्रोडक्शन था नहीं, डिमांड बढ़ रही थी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही थी। यानी हम चारों तरफ से गिर चुके थे। तो इसलिए जरूरी हो गया, डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सजेस्ट किया कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज करें। जो 90 तक की हमारी पॉलिसी है उसको हम चेंज करें। तो उस टाइम 91 के अंदर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स तैयार की। उन्होंने सजेस्ट किया हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। किसके लिए? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए हमें तैयार किया कि अगर हमने इस दुष्चक्कर से बाहर आना है, इस संकट से बाहर आना है, तो हमें सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसको हम नाम देते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आगे आता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कंपोनेंट यानी क्या क्या कंपोनेंट हैं।
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब यहां पे क्या है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी पहले हमारे पास क्या था, लाइसेंस पॉलिसी, कि हर जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, लाइसेंस लेना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर था और कोटा था, हमारे पास लिमिटेशन थी, टैरिफ था। अब इसको हमने लाइसेंस की जगह लिबरलाइजेशन, पब्लिक की जगह प्राइवेटाइजेशन और कोटे की जगह ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। तो स्टूडेंट अब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट आर द रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या सुधार किए गए। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, इसके अंदर भी क्या रिफॉर्म्स हुए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर भी क्या रिफॉर्म्स हुए। तो ये अपने अपने आप में एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन है जो हम अभी स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसको अभी हम करते हैं। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, तो हमने अभी पढ़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 3 काइंड, इसके 3 कंपोनेंट्स थे। पहला था लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन और थर्ड ग्लोबलाइजेशन। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज लिबरलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको उदारीकरण। अगर इसका मीनिंग देखें, फ्रीडम ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यानी आपने देखा कि 91 से पहले हमारी गवर्नमेंट का हमारी प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर पूरा कंट्रोल था। लाइसेंस पॉलिसी थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो लाइसेंस। प्राइवेट सेक्टर इन सेक्टर्स के अंदर, इन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स। लिबरलाइजेशन क्या कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को आजाद कर दो, फ्रीडम, आजादी दे दो, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल लगे हुए हैं सबको हटा दो, प्रोडक्शन यूनिट को अपने आप काम करने दो, बैंकिंग सेक्टर को अपने आप काम करने दो, ट्रेड जो हम करते हैं उसमें भी फ्रीडम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने 4 रिफॉर्म्स किए। पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स। सेकंड था फिजिकल रिफॉर्म्स। थर्ड था हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रिफॉर्म्स। तो उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इंडस्ट्रीज के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। पहले जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, देखा था आपने 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी, 17, वो रिजर्व खत्म किया गया धीरे धीरे 8 to 5, मतलब धीरे धीरे कम कर दिया गया इसको, कि अब इन इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के दरवाजे खोल दिए गए। यानी क्या किया गया, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, मतलब
लाइसेंस, बेटा जो आपने देखा कि पहले इनके लिए लाइसेंस लेना है, जो भी है वो सारा खत्म कर दिया गया। अब 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर आपको किसी भी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहला रिफॉर्म्स ये हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। सेकंड की बात करते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ दोनों आपस में मिले जुले हैं। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, कि जैसे पब्लिक सेक्टर पहले 70 इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, वो कम करके कितना कर दिया गया, 5। फिर धीरे धीरे इसको 2, यानी कौन कौन से, सिर्फ एटॉमिक और जो रेलवे है, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के अंडर, वो सारी खोल दी गई। प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। केवल 5 के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, बाकी सब के लिए लाइसेंस भी खत्म कर दिया गया। यानी इन दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और बाकी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन 5 के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप कोई केमिकल बना रहे हो, स्मोकिंग मटेरियल बना रहे हो, ठीक है, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि लिक्विड है, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आप इक्विपमेंट्स बनाते हो, इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI, मतलब आपने देखा पहले कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व था, ठीक है, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी डी रिजर्व कर दिया गया। कहने का मतलब अब बिग इन्वेस्टमेंट, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन गुड्स का प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे हो सकता है। जो पहले गुड्स स्मॉल स्केल में बनती थी, हाउस होल्ड इंडस्ट्री लगती थी, घरों में उसकी इंडस्ट्री लगती थी, वो खत्म कर दिया गया। अब उसके अंदर बिग इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज स्केल मशीनरी के द्वारा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो सकता है। यानी डी रिजर्वेशन ऑफ SSI। फोर्थ, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले जो कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीनरी वगैरह, अगर आपने इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगवानी है, किसी भी इन्वेस्टर्स ने, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब रिफॉर्म्स में क्या किया, अब आपको कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहो आप लोग कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो बेटा ये थे हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसका रिजल्ट क्या आया कि जो प्रोडक्शन यूनिट, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हमें पहले लॉस दे रही थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई, कंपटीशन बढ़ा, जिसकी का रिजल्ट क्या आया, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने भी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की बजट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आती है,
टैक्स से। टैक्स आपको पता है कंट्री के दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका लगता है आपकी इनकम के ऊपर मोस्टली, और ये लगता है गुड्स और सर्विस के ऊपर। और गवर्नमेंट कंट्री के ऊपर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे डेवलपमेंट मतलब देश के अंदर रोड बनाना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, डैम्स बनाना, ये क्या होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और नॉन डेवलपमेंट जैसे कि पेंशन वगैरह दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, इलेक्शन पे खर्च, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए, क्यों? आपने देखा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, घाटा, तो बढ़ता जा रहा था। मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम थी और एक्सपेंडिचर ज्यादा थे। अब क्या किया गया, क्या रिफॉर्म्स किए गए? गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज करने की पॉलिसी बनाएगी। वो कैसे? जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था, इनकम टैक्स था कंट्री के अंदर, वो पहले काफी कॉम्प्लेक्स था। लोग इनकम टैक्स देने से डरते थे और बचते भी थे, टैक्स चोरी करते थे, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्या किया गया? टैक्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया, आसान बनाया गया। ठीक है, टैक्स में छूट बढ़ाई गई ताकि लोग टैक्स देने से डरे ना, खुशी से टैक्स दें। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी। जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें भी चेंज किया गया। अभी जैसे रिसेंटली जीएसटी आपने देखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कितना बड़ा एक रिफॉर्म्स है हमारे कंट्री के अंदर, वन टैक्स पॉलिसी है। ये भी क्या है? एक टैक्स रिफॉर्म्स है रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड, गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी चेंज की। गवर्नमेंट ने अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे उन खर्चों को घटाना शुरू किया, जो फालतू के खर्चे। तो ये तो हम कम नहीं कर सकते, इसमें कमी लेके आए। इससे क्या हुआ? हमारी जो फिजिकल कंडीशन थी वो इंप्रूव हुई। देखो बेटा, इधर से हमने किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेचुरल बात है इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी, जिससे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था, घाटा था, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट का कम होने लगा। स्टूडेंट